Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। ऋषि कश्यप हमारे वेद और सरस्वती माता की धरती कश्मीर को पिछली कुछ सदियों में इस्लामी कट्टरपंथी और पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना दिया है। मन करता है वापस जाने का। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ? नहीं। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजाद। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लेकिन 4 साल पहले एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने कश्मीर के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देने का दावा किया। लेकिन कुछ विनाशकालीन विपरीत बुद्धि लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर ही हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सच्चाई, क्या जम्मू कश्मीर की सिचुएशन सच में इंप्रूव हुई है और गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे क्या उनको पूरा किया है। बाय द वे ये हमारे चैनल की 14th वीडियो है जिसमें हम भारत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। ये आपके लिए तो एक छोटी सी बात होगी पर इससे हमारी काफी हेल्प होती है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। 1947 में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया था। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक परमानेंट और अभिन्न हिस्सा बना दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी बाकी प्रिंसली स्टेट से थोड़ी अलग है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसी तरह की प्रॉब्लम्स जूनागढ़ और हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट्स में भी चल रही थी। लेकिन थैंकफुली जूनागढ़ और हैदराबाद की सिचुएशन को हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफी जल्दी सुलझा दिया। पर वहीं कश्मीर के मामले में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी टांग अड़ा दी। उनका ये मानना था कि कश्मीर के मामले को पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने J&K पर एक स्पेशल प्रोविजन भी लगा दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था तब उसमें कहीं पर भी आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं था। ये उसके करीब करीब 2 साल बाद यानी 1949 में लाया गया था। भारत में तकरीबन 70 सालों तक 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे। भारत के बाकी सारे स्टेट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को नहीं। एज अ रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर अपने खुद के रूल्स बना सकता था विद रिगार्ड्स टू परमानेंट रेजिडेंसी, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। जम्मू एंड कश्मीर के लोग करण अर्जुन की मां की तरह 2019 से पहले यही बोलते थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। 2019 में मोदी जी की पार्टी का ये कैंपेन प्रॉमिस भी था कि अगर बीजेपी जीतती है तो आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा और 2019 में एक बड़ी बहुमत के साथ जीतने के बाद करण अर्जुन आ ही गए। आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को एब्रोगेट किया गया, J&K को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया और J&K और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। तो ऑब्वियसली पूरे भारत को ये होप थी और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये होप थी कि अब इस एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। तो अब समझते हैं आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद पिछले 4 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल कानून और सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं अब J&K में लागू हो सकती हैं। 190 सेंट्रल लॉज have now become applicable to J&K। राइट टू एजुकेशन जैसे एक्ट जो पिछले वर्गों के बच्चों की इतनी मदद करता है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं था लेकिन अब लागू हो सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा इंपॉर्टेंट एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो सकता है। कश्मीर के जो बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं जैसे गुज्जर हो गए, बकरवाल और गद्दीज हैं अब उनको भी इंसाफ मिल रहा है। 2006 में बने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट एंड 1989 में बने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट का संरक्षण वो भी अब आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद इसकी पहुंच में आ चुका। इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक बिल भी प्रपोज किया गया है जिसके तहत कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटीज और POK रेफ्यूजीज के लिए जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स भी रिजर्व की जाएंगी। और फाइनली 70 सालों के बाद जो हमारे इधर की लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको भी अब अपर कास्ट अशरफ सुन्नी मुसलमान के बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। तो अब समझते हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज वैली में कितनी कम हुई है। आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर में ऐसा था कि स्टोन पेल्टिंग उन लोगों की मेन जॉब थी। आतंकवादियों को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिला करता था। Wani was just 22 and already a rebel commander. सुरक्षा बलों की गाड़ी पर पत्थरों की वर्षा। हमास के बाद किस तरह से पथराव की एक घटना सामने आई है कश्मीर घाटी में।
लेकिन 2019 के बाद स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। अब ना ही कश्मीर में कोई स्ट्राइक्स हो रही हैं और ना ही स्टोन पेल्टिंग। 2018 में 1767 ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे और 2023 में अब वो 0 हो चुके हैं। और वहीं 2018 में 52 स्ट्राइक्स हुई थी और 2023 में अब वो भी 0 हो चुकी है। 2019 के बाद से आज तक टेररिस्ट अटैक्स, नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स और नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस डेथ्स ये सारे कम हुए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि बुरहान वानी, जो कि एक आतंकवादी था, जिसके मरने पर उसका पूरा गांव उसका सपोर्ट करने आया था, आज उसी के गांव में उसी के पिताजी भारत का झंडा फहरा रहे हैं और नेशनल एंथम गा रहे हैं। तो अब समझते हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में क्या सुधार आए हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट में परमानेंट पीस लाना चाहते हैं तो आपको उसकी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी बेहतर करना जरूरी है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत कश्मीर में बाहर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। कश्मीर के स्पेशल स्टेटस एंड लॉस की वजह से देश के अन्य नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना या बिजनेस स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं था। यही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का अभाव रहा और यहाँ के बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे गेट्स खुल रहे हैं। 28,400 करोड़ रुपीस के पैकेज के साथ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जो 2037 तक लागू रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ई स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी एंड जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी जारी की है। 2021 में 39 MOUs साइन किए गए थे, जिसमें J&K में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी। इसी के साथ साथ कश्मीर में पहला बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है MR ग्रुप के द्वारा। ये वही ग्रुप है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है। इन सारी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कश्मीर में 10,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 में 1.62 करोड़ लोग कश्मीर घूमने आए थे, जो कि 1947 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा नंबर है। तो अब समझते हैं कश्मीरी कल्चर के बारे में। देखिए, कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं के बिना और कश्मीरी कल्चर के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कश्मीरी हिंदू वहां पर दोबारा सेटल नहीं हो जाते और जब तक कश्मीरी हिंदू कल्चर कश्मीर में फलता फूलता नहीं है, तब तक इसको कश्मीर कहा ही नहीं जा सकता। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। प्रॉमिस ये किया गया था कि लोग जाकर वहां पर जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। कुछ हुआ है? लेकिन अगर स्टैट्स को देखें तो कश्मीरी हिंदूज के लिए 3,000 जॉब्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। 2020 में 841, 2021 में 1296 और 2022 में 502 कश्मीरी पंडित्स को गवर्नमेंट जॉब्स अपॉइंट की गई है कश्मीर में। सिर्फ जॉब्स पर ही नहीं, कश्मीर में इनको दोबारा से सेटल करने के लिए गवर्नमेंट इनको घर भी प्रोवाइड कर रही है। अभी तक कश्मीरी हिंदूज को 1200 से भी ज्यादा घर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं और दिसंबर 2023 तक गवर्नमेंट 1800 से भी ज्यादा और घर प्रोवाइड करना चाहती है कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स को। और तो और कश्मीर में जो मंदिर तोड़े गए थे उनको भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर कश्मीर में इस टाइम पर 15 मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है। इनफैक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 123 साइट्स को रेनोवेट करने की तैयारी शुरू हो गई है। एक टाइम हुआ करता था जब कश्मीर के हब्बा कदल एरिया में कश्मीरी हिंदूज रहा करते थे, लेकिन हब्बा कदल से कश्मीरी हिंदूज को पूरी तरह से 1990 में निकाल दिया गया था। 1990 से पहले हर साल कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाला करती थी। आज इतने सालों बाद फिर से कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी श्रीनगर में शोभा यात्रा निकाल रही है। अब कल्चरल चेंजेस की बात हो ही रही है तो एक टाइम पर बॉलीवुड भी कश्मीर का अभिन्न हिस्सा था। 60s, 70s, 80s के दशकों में फिल्मों को कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक उस फिल्म के कुछ सीन्स कश्मीर में शूट न हुए हों। हम सबके पेरेंट्स के फेवरेट एक्टर शम्मी कपूर, उनकी तो सारी मूवीज ही कश्मीर में शूट हुआ करती थी। लेकिन जब कश्मीर में मारकाट शुरू हुई तब सारी शूटिंग्स रुक गई, सारे सिनेमा हॉल्स बंद हो गए। I'm in one of the abandoned cinemas of Srinagar city. The place looks so eerie. You cannot see much because there is no source of light around here. लेकिन अब 30 साल के बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल्स फिर से खुल रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर में शूटिंग्स भी अब दोबारा से होने लगी हैं। इसके साथ साथ G20 का इतना बड़ा इवेंट वो भी अभी कश्मीर में ही हुआ था। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक G20 कश्मीर 2023 वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें।
तो अब समझते हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, लेकिन अभी भी हमें और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में हमने कश्मीर की मिलिटेंसी में एक नया ट्रेंड देखा है, जिसमें कश्मीरी हिंदूज के ऊपर ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। पिछले साल कश्मीर में 29 टारगेट किलिंग्स हुई थी, खासकर नॉन मुस्लिम लेबरर्स और कश्मीरी हिंदूज के ऊपर। Another Kashmiri Hindu butchered. Pakistan-backed terrorists have gunned down a Kashmiri Pandit. सिक्योरिटी फोर्सेस को इन टेररिस्ट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है, क्योंकि ये लोग आम पॉपुलेशन में बड़े आराम से घुस जाते हैं और इनको अपनी कम्युनिटी और गांवों से भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। मेरा मानना ये है कि जिस जिहादी को भी पकड़ा जाए, उसको और उसके खानदान को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है, तभी इस तरह के अटैक्स को कम किया जा सकता है। और तो और मेरा ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर को अभी स्टेट का दर्जा नहीं देना चाहिए, उसे एज ए यूटी ही रखना चाहिए। और देखिए, गवर्नमेंट बार बार बोलती रहती है कि स्टेटहुड लाएंगे, स्टेटहुड लाएंगे, पर उस स्टेटहुड का क्या फायदा जब तक कि वही ब्यूरोक्रेट्स, वही पॉलिटिशियन जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, उनको हटाया नहीं जाता। इन ब्यूरोक्रेट्स और इन पॉलिटिशियन को पूरी तरह से पावर स्ट्रक्चर से हटाइए और नए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को डेवलप कीजिए जो सेपरेटिज्म का स तक नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और इंडियन गवर्नमेंट को क्या मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि पीओके वापस इंडिया में मिल जाए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट ने कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर दिया है, तब गवर्नमेंट सीरियसली पीओके की तरफ भी देख सकती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नई होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा।